नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा तो आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद 7th लेक्चर आज का देखिए, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि मानव विकास का सर्वाधिक रूप कौन सा प्रभावित करता है। तो मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया माना जाता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसको किसने कहा? तो इसको दो लोगों ने कहा। एक तो थे अल्बर्ट बंडूरा और दूसरे थे स्किनर। इन दोनों ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 पे है कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। तो किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको? बाल्यावस्था को कहते हैं जीवन का अनोखा काल। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा है कि जो शैशवावस्था होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी कथन आ रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, इसीलिए इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप लोग इन कथन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। किसने कहा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव का विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो जो किशोरावस्था के बारे में किसने कहा था, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम हमें लग रहा है कि 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है। तो मानव शिशु में जो संवाद प्रेषण होता है वो किस आयु से संबंधित होता है, किस आयु से शुरू होता है? ठीक है, तो 3 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो संवाद करने लगता है। मतलब कि अगर उससे आप कोई चीज़ पूछेंगे तो वो फ्लुएंटली तो नहीं, लेकिन टूटी फूटी भाषा में बताने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों में जो बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने दी थी बौद्धिक विकास की। ठीक है, बौद्धिक विकास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की थी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु कितने वर्णों मतलब कितने शब्दों को संग्रह कर लेता है, कितने शब्दों का संग्रह कर लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे ऐड है। तो कि कितने दूसरे वर्ष का जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसके अंदर कितने शब्दों का भंडारण हो जाता है। तो लगभग 100 शब्द वो सीख लेता है। मम्मी, पापा, खाना, दाना, ये चलना, रोना, ये सब वो बोलने लगता है, धीरे धीरे समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो ये बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा शर्माने भी लगता है और अगर उसकी कोई तारीफ करता है, प्रशंसा करता है तो उसको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ये जो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ये किस अवस्था में बनते हैं? किशोरावस्था में बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि परिपक्वता का संबंध किससे है। तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से है। किससे? विकास से संबंध है परिपक्वता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोत्तम कथन है वो किसका है? कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
जो नैदानिक परीक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और उसके बाद पता लगाने का बाद उनका निवारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। तो वाइगोत्स्की ने विकास के कैसे परिभाषित किया है, तो सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण जो होता है वो विकास होता है, ये वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। तो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, व्यवहार में अध्ययन। व्यवहार में अध्ययन जो बताया गया है वो आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रणेता कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसको बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसको बोला जाता है, ये लोग ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों और निरंतर निर्देशित होता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, ये पूछा गया है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की और निरंतर निर्देशित होता है। ये क्या है, ड्रेवर का कथन है। ठीक है, विकास के बारे में पूछा गया है और ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शैशवावस्था में बालक में क्या क्या पाया जाता है। तो शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है, अनुकरण एवं सहयोग। अनुकरण एवं सहयोग मतलब जो बालक शैशवावस्था में होता है तो वो सबसे ज़्यादा सीखता है। वो आपको देखता रहेगा, आप जो कुछ करेंगे वो आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग उछलते हैं तो वो भी चाहता है कि वो भी उछले। ठीक है, तो वो देखता रहता है, आपको एकदम एकटक घूरता रहता है, देखता रहता है कि हो क्या रहा है। पंखा चलता रहता है तो उसी को घूमता देखता रहता है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है। तो नवीन शिक्षण प्रणाली जो है वो क्रिया पर आधारित होती है। नेक्स्ट है बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है या कथन किसका है। बुद्धि की श्रेष्ठता का जो कारण है वो प्रजाति है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, क्लीन वर्ग का है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है या कथन किसका है, क्लीन वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुडवर्थ चिंतन की कितनी तत्व बताए हैं। जो वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं ये पूछा गया है। तो वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रेरणा के प्रकार। अधिगम अंतरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिगम अंतरण। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अधिगम अंतरण का थार्डॉइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्व का सिद्धांत जो होता है उसको अधिगम अंतरण का सिद्धांत कहते हैं। अधिगम अंतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है। यह विचार है टीपी मैनन का। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है, टीपी मैनन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना है। ठीक है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यही शिक्षा का खेल विधि में उपयोग है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध। और ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था, ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था और किस सरकार ने चलाया था। ये भी बताइएगा कि किस गवर्नमेंट के अंडर ये स्कीम चलाई गई थी। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। तो कक्षा शिक्षण के समय जब शिक्षक अपनी आवाज़ को उतार चढ़ाव के अनुसार पढ़ाते समय कभी धीमे बोलता है, कभी तेज, कभी रुक जाता है, तो वो क्या है, तो वो है उद्दीपन परिवर्तन, उसको कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत जो है उसके जन्मदाता कौन है, कोहलर हैं। ये हमें लग रहा है कि 2019 में ये क्वेश्चन आया था और शायद ये यूपी टेट में आया था। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं या शिक्षण पद्धति की ओर संकेत जो इंगित करता है वो कैसे, मतलब पहले उदाहरण देकर उसके बाद सिद्धांत को बताते हैं तो वह कौन से पद्धति की ओर इंगित करता है, तो आगमन विधि। मतलब पहले उदाहरण बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताएंगे सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद बताते हैं सिद्धांत। तो ये कौन सी विधि होती है, ये होती है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। ये मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो मनोविज्ञान का जो जो इसको हटाइए, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साइकोलॉजी किस शब्द, साइकोलॉजी जो होता है वो कहाँ से लिया गया है, ये किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, PSYCHO, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, साइकोलॉजी इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, फ्रायड थे। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे, फ्रायड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे, थर्स्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक हरमन रोल्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, पूर्व प्राथमिक कक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो चिंतन क्या है, चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो फ्रॉबेल ने कौन सी विधि दी थी, तो किंडरगार्टन विधि का विकास किया था फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। तो अगर हमारी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं। तो जो प्रत्येक विद्यार्थी होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए उनका विकास भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। स्थायी की बात हो रही है, तो कौन सा सीखना स्थायी होता है, समझ कर सीखना स्थायी होता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है वो है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट है कि कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह क्या होता है, इदम। ठीक है, इंदम। नेक्स्ट है किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन एज से किसको जाना जाता है, किशोरावस्था को। नेक्स्ट है बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु कौन सी होती है। तो बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की जो आदर्श आयु होती है वो होती है 6 वर्ष। ये 6 वर्ष नहीं, यहाँ पे होगा 5 वर्ष। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो आदर्श आयु है वो होती है 5 वर्ष। कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को जो शिक्षा का अधिकार संविधान किस संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो संशोधन किया गया है वो 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। और ये कब आया था, तो 2002 में आया था। और ये इससे पहले किस जो अनुच्छेद में रखा गया था, तो इससे पहले जो है ये आर्टिकल 45 में रखा गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद इसको किस में रख दिया गया है, 21A में, आर्टिकल 21A में, अनुच्छेद 21A में इसको रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि 85 IQ बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। तो जो जिनका IQ लेवल 85 होता है वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। तो जो युंग थे उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी बालकों का जो है वो वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस एक का लक्षण है। तो डिस्ग्राफिया,
अगर डिस्ग्राफिया होती है तो बच्चे की लिखावट में अंतर हो जाता है, मतलब लिखावट को अगर प्रभावित करने वाला अगर वो पूछे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है, सामर्थ्य का एक समुच्चय है। बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं कैसे सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के साथ बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को शामिल किया गया था। तो गिलफोर्ड ने जो बताया था बौद्धिक संरचना मॉडल, उसमें 180 तत्व शामिल किए थे। नेक्स्ट अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं, तो जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो शाब्दिक अधिगम से संबंधित थे। ठीक है, शाब्दिक अधिगम से संबंधित हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं भैया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, तो जो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं वो कौन है, टर्मन है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि मापन की विधि को दिया था। नेक्स्ट है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, तो एनसीटीई का जो पूर्ण रूप है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था एनसीटीई का कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब आप लोग ये बताइए कि जो सीबीएसई होता है, सीबीएसई, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, मतलब कि इसका गठन कब किया गया था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है और इसका फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सीबीएसई है उसका फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर क्या है और उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पे सीडीपी पूछी जाती है। तो अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।